अनामिका, शारदा सास बहू मछलियों का व्यापार करते थे। सुबह सुबह वो समुंदर जाते थे, वहाँ मछलियाँ पकड़ते थे, मछलियों को एक टोकरी में रखते थे और गली गली घूम के उन मछलियों को वो बेचा करते थे। मछली ले लो मछली, ताजे ताजे मछली, बिना बर्फ वाली मछली, जिंदा मछली। इस तरह वो कठिन परिश्रम करके मछलियाँ बेचा करते थे और उन पैसों से खुशी खुशी सास बहू पूरे परिवार चलाते थे। एक दिन अनामिका के पति उससे कहते हैं, देखो, आज के दिन में काम करने से बेहतर है व्यापार करना, इसीलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि मछली का व्यापार करूँ, पर एक ही जगह। उसकी बातें सुन के अनामिका कहती है, अच्छी बात है, पर मछलियाँ मर गई तो बर्फ में रखकर बेचोगे? नहीं अनामिका, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। हम सारी मछलियों को एक छोटे से टैंक में रखेंगे। सुबह सुबह मछलियों को टैंक में छोड़ दूंगा, फिर कोई चिंता नहीं। कस्टमर्स को ताजी मछलियाँ बेचूंगा। इस तरह व्यापार भी अच्छा चलेगा और हमारा नाम भी होगा। उसकी बातें सुन के अनामिका हाँ कह देती है। फिर यही बात रमेश जाके अपनी माँ शारदा से कहता है। शारदा भी उसकी बातों पर तैयार हो जाती है। फिर वो अपने घर के पास ही व्यापार शुरू करने के लिए दुकान का बंदोबस्त करते हैं और पानी के टंकी के साथ साथ जितनी भी चीजें जरूरत की थी उन सभी चीज लगा लेते हैं। सासू माँ और बहू रानी टोकरी लेकर घूम घूम के ही मछलियाँ बेचती है और रमेश अकेले ही व्यापार करता है वहाँ पर बैठ के। शुरू शुरू में व्यापार करना बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे लोगों को पता चला उस जगह के बारे में और जब पता चला तब अकेले संभालना बहुत मुश्किल हो गया। एक दिन रमेश शारदा अनामिका से कहता है, अब से तुम दोनों मछलियाँ बेचने बाहर मत जाया करो। यहाँ बहुत ज्यादा ग्राहक आते हैं और मेरे लिए अकेले सब संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मछलियाँ देने में लेट होने की वजह से बहुत सारे ग्राहक वापस चले जाते हैं। अगर तुम दोनों मेरी सहायता करो तो तुम्हें बाहर जाके मछलियाँ नहीं बेचना पड़ेगा और एक ही जगह बैठकर हम खुशी खुशी व्यापार कर सकते हैं। रमेश की बातों पर सहमति जताते हुए वो दोनों हाँ कह देते हैं और वो तीनों मिलके एक साथ बैठकर मछली का व्यापार करने लगते हैं। उनका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है। रमेश ने फैसला लिया उसी तरह एक और दुकान खोलने का। परिकल्पना के मुताबिक वो गांव में एक और दुकान खोल लेता है। पहला वाला दुकान अब सासू माँ और बहू रानी मिलके चलाने लगी और रमेश नए दुकान का देखभाल करने लगा। पर नए दुकान में कुछ खास मुनाफा नहीं होता था। तब रमेश मनी मन सोचने लगा, अगर मुनाफा कमाना है तो मुझे जिंदा मछली रखने से नहीं होगा। अब मुझे मरे हुए मछली कम पैसों में खरीदना होगा, तभी जाके कुछ मुनाफा होगा। बिना ठगी के व्यापार चलाना बहुत मुश्किल है। ऐसा सोचकर रमेश समुंदर में मछली पकड़ने वाले को जाकर कहता है, पता है विजय, मैं अपना गांव छोड़ के तुम्हारे गांव में क्यों आया हूँ? क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और कम पैसों में मछलियाँ देते हो। पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। तुम जो मरे मछलियों को फेंक देते हो उसका क्या होता है? तुम्हारी मेहनत बर्बाद होती है। बस उन मछलियों को मुझे दे दो, मैं पैसे दूंगा। विजय कुछ और ही समझ लेता है। जो मछलियाँ मरे हैं वो बीमारियों से मरे हैं, पर अगर इन मरे मछलियों को मिला दो तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं, विजय कहता है और वो तैयार हो जाता है। तब से रमेश को मछलियाँ और सस्ते दामों में मिलने लगती है। अब से वो मछलियों को अपने दुकान में बर्फ की टोकरियों में रखकर बेचने लगता है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चलने लगा अब, क्योंकि वो कम भाव में मछलियों को खरीदकर ज्यादा भाव में बेच रहा था, इसीलिए उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन बर्फ पहुंचाने वाला आदमी अनामिका के दुकान के सामने आके खड़ा हो जाता है और अनामिका को देखने लगता है। ये कौन है? बर्फ लेके आया है ना? अनामिका मन ही मन सोचती है। वो आदमी बर्फ ले आकर रमेश के पास जाता है। रमेश उसे देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम इस तरफ से आए हो? जिधर से आते हो उधर से नहीं आए? भैया, उस तरफ सड़क में काम चल रहा है, इसीलिए इधर से आया हूँ। ओफो, तुमने तो आज मरवाया। मेरी माँ और पत्नी ने देख लिया होगा। बर्फ रखो और जल्दी यहाँ से भागो। वो आदमी हाँ कहता है और जल्दी से बर्फ को वहाँ पर रखकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर अनामिका वहाँ पे आती है और कहने लगती है, कौन था? हमें बर्फ तो नहीं चाहिए।
वो पूछती है। रमेश तरह तरह की बातें करता है, उसे घुमाने की कोशिश करता है, पर आखिर में वो रंगे हाथ पकड़ा जाता है। अनामिका को बहुत गुस्सा आता है और कहती है, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे। लोग जो हम पर भरोसा करते हैं, अब उसका क्या होगा? रमेश उससे बहस करने लगता है। अनामिका उसे चेतावनी देती है कि वो सही नहीं कर रहा है। रमेश अनामिका की बातों का परवाह नहीं करता और वो जैसा मन वैसा ही करने लगता है। अनामिका और शारदा रमेश के इस धोखेबाजी की बात लोगों को बताने का फैसला लेते हैं। योजना के मुताबिक अगले दिन ही वो लोगों को उसकी धोखेधड़ी की बात बताना शुरू कर देते हैं। ये सुनकर गुस्से से लोग कहने लगते हैं, पता है आपको फूड पॉइजनिंग से कितने लोग प्रभावित हैं? सब बिस्तर पर पड़े हैं। सभी मिलकर रमेश की बहुत पिटाई करते हैं। घर के सदस्य होने के बावजूद ये दोनों बहुत ही ईमानदार थे, इसीलिए लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन दोनों की बहुत प्रशंसा की। बाद में अनामिका और शारदा से जाके रमेश ने माफी मांगी। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मैंने जो किया है उसकी सजा मुझे मिली है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह वो सभी से माफी मांगता है और फिर से अपना धंधा अच्छे से चलाने लगता है। शारदा, रमेश और अनामिका घर में बातें कर रहे थे। तभी शारदा कहती है, अरे बेटा रमेश, त्योहार का मौसम आ रहा है, क्यों ना कुछ पैसे कमाए जाए। शारदा की बातें सुन के रमेश कहता है, हाँ माँ, मैंने भी सोचा है कि पटाखों की दुकान खोलूंगा। तभी अनामिका भी कहती है, अरे पटाखों की दुकान से तो पोल्यूशन हो सकती है। माँ जी सांस की घुटन से मर जाएंगी और आवाज की वजह से माँ जी को अटैक भी आ सकता है। कुछ और सोचिए। हे राम, जब देखो तो मेरे मरने की ही सोचती रहती है। इसकी बात छोड़ो, मेरी बात मानो, एक मिठाई की दुकान लगाते हैं। शारदा कहती है। शारदा की बातें सुन के रमेश कहने लगता है, कर दी ना आपने खर्च वाली बात, हलवाई कौन लाएगा? तभी अनामिका कहती है, हलवाई की क्या जरूरत है, हम सास बहू मिलकर सारी दुनिया की मिठाइयाँ बना लेंगे। अरे तुम्हारी हाथ की मिठाई काफी फीकी होती है और माँ की कुछ ज्यादा ही मीठी। उन दोनों की बातें सुन के शारदा कहती है, एक मारूंगी चमाट। मिठाई क्या हम तीनों को खाने हैं? हम तो लोगों को खिलाएंगे बस। सासू माँ की बातों पर सहमति जताते हुए अनामिका कहती है, मिठाई भी हमारी वैरायटी वाली है, एक ज्यादा मीठी और एक थोड़ी फीकी, जिसे जो लेना है वो ले जाए। इस तरह की वो परिकल्पना करते हैं। फिर अनामिका, शारदा मिलके रास्ते के एक चौक में दुकान लगाते हैं। दुकान पर काफी लोग आते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। शाम को मिलकर जब वो तीनों घर लौटते हैं तो पैसे गिनने लगते हैं। रमेश कहता है, अरे माँ, ये तो अच्छी कमाई हो रही है। फिर शारदा कहने लगती है, सबसे ज्यादा मिठाई मेरे हाथ की बनी बिकी है। तेरी बीवी के हाथ की तो आधा किलो के पैकेट भी नहीं बिका। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका जल्दी से जवाब देती है, अरे माँ जी क्यों झूठ बोल रही हैं? सबसे ज्यादा मिठाई तो मेरे हाथों की बनी बिकी है। आपकी मिठाइयाँ सिर्फ आपकी सहेलियाँ ले गई हैं। जो भी हो, लेकिन फायदा काफी अच्छा हो रहा है। रमेश की बातें सुन के अनामिका कहती है, और तुम कह रहे थे कि पटाखों की दुकान लगाओगे। पटाखे दिवाली के बस 3 दिन पहले ही बिकते हैं। फिर शारदा कहती है, अब मेरी बात मानो, एक काम करते हैं, ये दुकान तो चल पड़ी है तो एक और दुकान खोल लेते हैं। उसे क्या कहते हैं? सब ब्रांच। हाँ। शारदा के इस प्रस्ताव को सुनते हुए अनामिका कहती है, अरे माँ जी, इस दुकान को खोले जुम्मा 4 ही दिन हुए हैं। अभी पहले बिजनेस तो समझ लीजिए। बिजनेस तू समझ ले पगली, मैं तो बचपन से खूब बिजनेस खेली हूँ। रमेश, तू जाके एक और दुकान रेंट पर ले ले कल और एक दुकान लगा ले। अब मार्केट में आमने सामने 2 दुकानें दिख रही है, एक में शारदा मिठाई और एक में अनामिका मिठाई। अब लोगों की भीड़ आधी आधी बढ़ गई। कुछ दिन बाद फिर शाम को घर पे तीनों मिलकर पैसे गिनने लगते हैं। तभी रमेश कहता है, अरे पागल औरतों, पहले तो बड़ा फायदा हो रहा था, लेकिन अब दुकान का बिजनेस कम हो रहा है। रमेश की बातें सुन के शारदा कहती है, जो भी होगा इसकी दुकान से नुकसान होगा। मेरी दुकान तो खूब चल रही है। सासू माँ की ऐसी बातें सुन के सफाई में अनामिका कहती है, 3 दिनों से मैं सारी मिठाइयाँ बेच के खाली हाथ आ रही हूँ।
जबकि आप तो 2-3 किलो मिठाइयाँ रोज वापस लेकर आ रही है। अनामिका की बातें सुन के शारदा हंसते हुए कहती है, अरे बबली, मैं तो एक्स्ट्रा बना के ले जाती हूँ। तेरी जैसी थोड़ी है, जितना लगे उतना ही बनाएंगे और खत्म हो जाए तो ग्राहक को वापस भेज देंगे। उन दोनों की बातें सुन के रमेश कहता है, मुझे लग रहा है कि 2 दुकान का आइडिया कुछ फायदे का नहीं है। हमें एक ही दुकान फिर से शुरू करना चाहिए जिससे फायदा होगा। रमेश के इस परिकल्पना को नकारते हुए शारदा कहती है, तुम दोनों रहे बेवकूफ के बेवकूफ। अरे पहले पहले थोड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। मैं तो कहती हूँ तीसरा दुकान खोल लेते हैं रमेश बेटा। शारदा कहती है। उसकी बातें सुन के अनामिका आश्चर्य होके कहने लगती है, अरे अरे माँ जी, आप बैठ जाइए, ज्यादा बीपी बढ़ गया तो अस्पताल जाना पड़ सकता है। थोड़ी देर सोचने के बाद रमेश अपनी माँ से कहता है, वैसे देखा जाए तो माँ तूने ठीक ही कहा है। इससे पहले कि हमारा देखा देखी कोई और दुकान खोल ले, हमें एक और दुकान खोल लेनी चाहिए। रमेश की बातें सुन के अनामिका आश्चर्य हो जाती है और कहने लगती है, अरे तुम भी माँ जी की मजाक वाली बातों में आ गए। ठीक से समझो, तीसरे की लालच में कहीं सब कुछ बंद करना ना पड़े। मेरी बात मानो, इतनी बड़ी रिस्क मत लो। तभी शारदा ऊंची आवाज में कहने लगती है, अरे रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेनी पड़ती है। अब मार्केट में 3 दुकान लग चुकी थी। तीसरे में रमेश बैठता था। अब फिर से ग्राहक बढ़ चुके थे। कुछ दिनों के बाद वो तीनों घर पे बैठ के हिसाब लगा रहे थे। तभी शारदा कहती है, अब बता बेटा रमेश, कितने का फायदा हुआ? तभी जवाब में अनामिका कहती है, जितना भी फायदा हुआ होगा वो सब मेरे दुकान से ही हुआ है। अब मुझे भी लग रहा है कि चौथी दुकान खोलने का वक्त आ गया है। अनामिका की ऐसी बात सुन के शारदा बहुत खुश होती है और कहती है, अब की ना तूने समझदारी वाली बात। रमेश, आज ही चौथा दुकान बुक कर ले। रमेश हिसाब लगाते लगाते परेशान हो गया था। तभी वो गुस्से में आकर कहने लगता है, चुप करो तुम दोनों। पहली दुकान से बड़ा फायदा हुआ था। दूसरी दुकान खोलने से बिजनेस में नुकसान और फायदा एक जैसा था, एवरेज वाला। अब तीसरे में तो भारी नुकसान हो गया है। रमेश की बातें सुन के शारदा कहती है, अरे पहले पहले नुकसान होता है, लेकिन माँ, हमारे पास रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। अब 3 दुकान तो छोड़ो, एक दुकान के लिए भी हमारे पास लागत नहीं है। अरे बेटा, तू तो बचपन से ही गणित में अंडा लाता था। अरे बहू अनामिका, तू हिसाब करके देख ले, फायदा ही फायदा हो रहा होगा। ये बचपन से ही गणित में फेल होता आया है। सासू माँ की बातों के तहत अब अनामिका हिसाब लगाती है। माँ जी, इन्होंने बराबर हिसाब लगाया है, सब सही है, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। ज्यादा दुकान की लालच में अब हमें तो हमारे एक दुकान से भी हाथ धोने पड़ेंगे। तभी रमेश कहने लगता है, चलो, गणित में मैं भले ही फेल होता था, लेकिन बाकी विषय में मैंने खूब पढ़ाई की। हिंदी में एक कहानी हमें सिखाई थी, जिसका सार था कि लालच बुरी बला है। वो मैं भूल गया था, अब याद आ गया, और तुम दोनों भी इसे रट लो, समझे? रमेश की बातें सुन के दोनों उसके तरफ देखते ही रह जाते हैं। रमेश मुस्कुराता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।